हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है, ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था और उसी के अंतर्गत हम लोग खनिज और शक्ति वो हम लोग देख रहे थे। तो खनिज को हम लोग देख चुके, अब शक्ति संसाधन पर हमारी बात चल रही थी। क्लियर है? तो खनिज का वितरण क्या है ये हम लोग देख लिए थे अच्छे से। तो कल हम हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में, हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कल हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखा कि भाई आखिर में इनका लाभ क्या है, परंपरागत वाले रूप अच्छे हैं या कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। क्लियर है? इनको पढ़ लिया। और पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्ष तक धरती में जमे रहने से टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कैसे गैस, पेट्रोलियम, ईंधन या प्राकृतिक रूप की चीज में वो आपका बदलते हैं, और हम इन सबको देखते हैं। ठीक है? और हमें इनको समझना होगा कि क्या कुछ है। आगे बढ़े। प्राकृतिक गैस को आप देख लीजिए, क्या है प्राकृतिक गैस और कहाँ पर मिलती है, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ये सारी चीजें हमें एक बार क्लियर होना चाहिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। देख लिया इतना। विद्युत, जल विद्युत कैसे बनती है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की? देख लिया? चलिए, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कोई किसी का डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, वो आप समझ सकते हैं। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। यानी कि ऐसा बस अड्डा, ऐसा बस स्टेशन जहां पर किसे चलता है, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ। यानी कि पवन ऊर्जा जब आपकी बनती है उसी के साथ वो बैटरी को चार्ज करते हैं, उसी के साथ चीजें चलती है। आइए भारत के भविष्य का जो ईंधन है उस पर बात करें, और उसका नाम है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश हमारे प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेल विद्युत उत्पादन करने का प्रयोग की जा सकती है। इनमें कई सेल सौर पैनल और तापमान और प्रकाश शक्ति उत्पन्न करते हैं, जोड़ा जाता है। और धूप की प्रचुरता वाले, कैसे है, धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत लाभप्रद है। यानी कि जो क्षेत्र आपका ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, क्लियर है, उनमें आप बहुत अच्छे से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, पहले भी समझाया मैंने। तो सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सौर डायर के साथ समुदाय में रोशनी देने के लिए और यातायात के संकेत के रूप में भी हम करते हैं। क्लियर है? ये आपका ध्यान रहेगा। होता क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ ये 0 डिग्री, ये 23 हाफ कर्क रेखा, 23 हाफ मकर रेखा। तो ये जो बीच का टाइम है, यहाँ आपका सूर्य क्या आता है, हमेशा चमकता है। कैसा? हमेशा। 365 दिन में लगभग 260 या 70 दिन तक क्या रहती है, हमेशा प्रकाश मिलता है। हो सकता हो किस दिन मौसम खराब हो तब आपको प्रकाश ना मिले, हो सकता हो कि शीत ऋतु में अब कोहरा वगैरह आ जाता है उसकी वजह से ना मिले, बल्कि हाँ हमेशा सब कुछ ये मिलता ही मिलता है। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये बड़ा लाभप्रद है। ठीक है? देख लिया? तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर प्राप्त होती है। तो रीजन आपको पता होना चाहिए किसके क्षेत्र तक ये आपका प्राप्त होता है। क्लियर है? अच्छा, इतना आपने देख लिया कि जो भी क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ये ज्यादा आपका पाया जाता है। आजकल भारत में सौर पैनल को लेकर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, और यही कारण है कि सौर पैनल जो है वो आपके बढ़ रहे हैं, और एक भारत में भविष्य को लेकर ईंधन है जो आपका कैसे, सबसे बड़ी बात है, हरित ऊर्जा के रूप में है।
यानी कि इसको बनाने में और यूज करने में किसी प्रकार का हम उत्सर्जन नहीं करते। तो इसलिए क्या है, ये हरित ऊर्जा है। आपने सौर पैनल वगैरह की प्लेट वगैरह आपने देखी होंगी, कैसी प्लेट्स देखी होंगी, ऐसी। क्लियर है? आपने बड़े बड़े स्थिति में आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? और उनको सोच सकते हैं। देख लिया? चलिए, अब हम पवन ऊर्जा पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप यहाँ आइए, पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा होती क्या है? देखिए, एक इस प्रकार की हम पवन चक्की सी लगाते हैं, उसमें इस तरह की कुछ पंखड़ी होती है और ये पंखड़ी घूमती है, क्या करती है, हवा के साथ ही रोटेट करती है। इनमें यहाँ चकली लगी होती है और नीचे ये एक यहाँ पर इसी पर एक जुड़े होने के कारण यहाँ पर एक आपकी टरबाइन लगी होती है। जब यह घूमता है तो इससे यहाँ पर रोटेट होता है और रोटेट होने के साथ टरबाइन से क्या होती है, विद्युत निकलती है। क्या निकलती है? विद्युत। और हम उसको अपने यूज के लिए उसे प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए इसका लाभ क्या है। सबसे पहले देखिए इसके लाभ क्या है। तो पहला अगर लाभ आप देखोगे, सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मेन ये सारी चीजें की जा रही है, ये प्रदूषण मुक्त है। कैसा है? प्रदूषण मुक्त। और दूसरा, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की लागत कम हो जाती है। दूसरा, सुरक्षित है और साफ है और जमीन भी कम घेरता है। क्या करता है, जो जमीन है वो भी कम घेरता है। हानि क्या है? जब चक्की चलती है तो फर फर कट कट के आवाज आती है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करता है। दूसरा, पवन चक्कियों को लगाना ये महंगा काम है, कोई आसान काम नहीं। कुछ भी चीज खराब हो जाए तो कॉस्टिंग बड़ी ज्यादा पड़ जाती है, कॉस्टिंग इसकी महंगी है। दूसरा है इसका रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण संकेत में विवादा। होता क्या है, जो हम लोग जो हमारे सिग्नल वगैरह आते हैं, अगर हम इनको लगा रहे हैं तो पवन चक्की क्या करती है, उस सिग्नल को काट देती है, क्योंकि हवा की रेंज में आते हैं तो आपके कट हो जाते हैं और पक्षी इसमें बहुत मरते हैं। ये पवन चक्की का हानिकारक है। कैसी है? हानिकारक है। ठीक, तो इनको कहां पर लगाना चाहिए? तो इनको मेरे हिसाब से जो आपके तटीय रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर इनको सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि क्लियर हो। तो आपको अगर कोई आपसे पूछ ले कि पवन ऊर्जा का फायदा क्या है, लाभ क्या है, पवन ऊर्जा की हानि क्या है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो आपके सामने। चलिए बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा जो बहुत लाभप्रद है, सबसे पहली असमाप्तता है, यानी कि कभी न समाप्त होने वाली है, प्रदूषण मुक्त है, खर्चीली है और स्रोतों के विस्तार होने में ऊर्जा की बर्बादी है। जो हम आपको विस्तारित करते हैं, जिसका एक्सपेंशन करते हैं, उससे क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है इसमें। इसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ये क्या है? प्रदूषण मुक्त है और असमाप्तता है, कभी समाप्त न होगी। दिक्कत क्या है? जीवाश जो वन्य जीव है उनको आवास नष्ट होता है और दोहन में कठिनाई होती है, यानी उसको यूज करना, उसको प्रयोग करना, उसको कैसे बनेगी, ये बड़ा समस्या का विषय है अपने आप में। अब है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो सबसे पहले आप देखिए लाभ और हानि, यानी कि दोनों एक्सपर्ट को दिखाया गया है किसके? परमाणु ऊर्जा के। तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। भाई अगर कहीं नहीं है और आप परमाणु से ऊर्जा बना रहे हैं फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न होते हैं, खर्चीला है और कभी कभी जो रिएक्टर है उनके फटने से दिक्कत पैदा हो जाती है। वहां बहुत सारा पॉल्यूशन, रेडिएशन निकलता है, जो मानव शरीर में क्या करता है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, बॉडी में विकृति या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और अब है हमारे बायोफ्यूल, यानी कि बायोगैस वगैरह, जैसे मीथेन हो गई, हम सीएनजी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड कंप्रेस जो गैसेस है उनका। तो सबसे पहली बात है कम लागत है, यानी कि सस्ती मिलती है, उपयोग आसान है, जैव व्यवस्था का उपयोग और बायो उत्पादन करती है।
लेकिन मेन क्या है, ये CFC जो गैसेस हैं इनको बढ़ावा देती है। जो हरित, जो आपकी गैस है, जो आपका पोल्यूशन है, जो उसको बढ़ावा देते हैं। और देखिए डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन आप दिल्ली में देखिए ये बायो गैस ने, बायोडीजल ने किस प्रकार से आपका दिल्ली का पूरा टेम्परेचर और वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की हेल्थ को बिगाड़ दिया है। अब इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है? तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पैटर्न पढ़ रहे हैं हम लोग एनर्जी का, तो उसमें आपका गैर परंपरागत और परंपरागत में ही हमको स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ पर कितना आपका प्रॉफिट है और कहाँ पर कितना लॉस है। तो हमको किस चीज की तरफ ज्यादा मूव करना चाहिए या किस क्षेत्र में किसको मूव कराना चाहिए। क्लियर है? अगर हम ये कहें कि भाई हम आज से लद्दाख में हम लोग क्या करेंगे, आपका सौर ऊर्जा लगाएंगे, तो सोचिए कैसे काम कर सकती है सौर ऊर्जा। वहां दिक्कत होगी ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां धूप भी नहीं निकलती। वहां तो आपका सर्दियों माइनस आपको 45 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 27-0 डिग्री से नीचे ही रहता है ऑलवेज वहां। तो ऐसी जगह अगर हम कहेंगे कि हम लोग सौर ऊर्जा करेंगे तो बड़ा समस्या की बात है। लेकिन वहां निकलती है किरण, लेकिन वहां इतना यूज नहीं है। आपने परमाणु को देख लिया, बायोगैस को देख लिया। अब एक है भूतापीय ऊर्जा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, वे हर समय उपलब्ध है, लेकिन शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण वाहन कैसा है, खर्चीला है। इसलिए अब क्या चले हैं, हाइड्रोजन बसें चली हैं। कैसी हैं, हाइड्रोजन वाली, लिथियम बेस्ड बैटरी चली है। क्लियर है? जो कैसी है, इलेक्ट्रिक बेसिस पर है। क्लियर है? अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको बढ़ावा दे रही है ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपका बेहतर हो सके और हम जो आपका गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, खासकर इस वाले पार्ट पर बायोफ्यूल, बायोगैस वाले पार्ट को हम लोग कम उपयोग करें और हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ, हरित ऊर्जा की तरफ अपने आप को मूव करें। ये हमारा प्रयास है और इसी की दिशा में हमारी सरकार और हमारे वैज्ञानिक और हमारे आपका रिसर्चर इसी काम में लगे हुए हैं कि हम कैसे आपका इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और ये क्लियर तब होगा जब हमने इनको अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझने का प्रयास किया। और उससे भी ज्यादा बात कि हमको, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल देखा बायोफ्यूल का, अगर हम उसको पढ़ते हुए किसी चीज से आपका लिंक कर देंगे, रिलेटेड कर लेंगे, तो मान लीजिए वो आसान हो जाएगा हमारे। क्लियर है? चलिए देखिए, चलिए इतना हमने देख लिया। एक बार पीछे कुछ किसी को पूछना है, कोई डाउट, कोई पीछे पढ़ते हुए कोई चीज समझ नहीं आई है आपको, आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। क्लियर है? और पीछे चलें थोड़ा सा, तो हमने कल पढ़ रहे थे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह को कुछ पूछना है यहां तक। क्लियर है? देखिए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक गैस वगैरह को सबको देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मेन है हमारा, देखिए, पवन ऊर्जा। पढ़ रहे थे ना पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल निकालने के लिए छील कर चलता है। वर्तमान पवन चक्कियां तीव्र गति से हवा चलती हैं और पवन चक्कियों को घूमती हैं, जो विद्युत उत्पादन के कारण जनरेटर से जुड़ी हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म, तटीय क्षेत्र, पवन घाटियां, जहां पर प्रबल हो, लागत और हवाएं, कैसे हैं, लागत और हवाएं चलती हैं, वह स्थित है पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मन, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाने वाले पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। कैसा है, इन सब में उल्लेखनीय है, यानी कि काफी अच्छा है यहाँ पर। क्लियर है? देख लिया आपने? या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो गया? देख लिया आपने? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रियता पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम परमाणुओं के संकेतक में प्राप्त है, ऊर्जा की जाती है। पदार्थ नाभिकीय और रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरता है और उत्सर्जन होता है।
होता क्या है, एक हमारा जो मेनली रेडियो एक्टिव तत्व कौन से है, यूरेनियम और थोरियम, इनके हम टुकड़ों लेते हैं। क्लियर है। फिर ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन मतलब छोटे छोटे अणु मिलके एक बड़ा अणु बनता है। इससे क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका नाभिकीय विखंडन होता है। संलयन में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, नाभिकीय विखंडन में बड़ा होता है और वो आपका क्लियर है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।